हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग पेपर टू कॉमर्स की 1000 पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। इस सीरीज में मैं आपके साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ वो 2020 से लेके 2023 तक के हैं, यानी सारे लेटेस्ट पीवाईक्यूज इस सीरीज में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। एंड ये इसका पार्ट नंबर 48। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन और एक्चुअल में हमारा 236 क्वेश्चन। आप में से कोई पूछ सकता है कि मैम 1 to 235 क्वेश्चंस कहाँ पे गए, तो वो आपके पार्ट नंबर 1 to 47 में है। 1000 पीवाईक्यूज की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जरूर से जाके हर एक लेक्चर को देखिए। ट्रस्ट मी, आपको कभी अंदाजा नहीं होता है कि पीवाईक्यूज कैसे आपसे तोड़ मरोड़ के फिर से पूछ लिए जाते हैं, वो सेम टॉपिक्स फिर से आ जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप सारे के सारे पीवाईक्यूज अच्छे से कवर करें, ठीक है। और एटलीस्ट लास्ट जो 1000 पीवाईक्यूज है उनको तो अच्छे से कवर कर दीजिए, है ना। चलिए देखते हैं। द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स इज, बोलता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो भी किसके बीच में, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स बीच में। कैसी होती है, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव की इनफाइनाइट, है ना। देखते हैं। पहले तो आपको समझना पड़ेगा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब ये होता है कि जब एक गुड के प्राइस के बढ़ने की वजह से, ये आपका गुड ए है और ये आपका गुड बी है, ठीक है। दो गुड्स हैं आपके पास, गुड ए गुड बी, ठीक है। एक गुड के प्राइस के बढ़ने के वजह से, सपोज प्राइस ऑफ गुड ए बढ़ गया, उसके वजह से जब डिमांड दूसरे प्रोडक्ट की अफेक्ट होती है, डिमांड सपोज दूसरे प्रोडक्ट की घट गई, उसे हम बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, जब एक प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ने के वजह से दूसरे प्रोडक्ट के डिमांड पे अफेक्ट हो जाता है, उसे हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, ये दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है ना। ये दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है ना। अब क्या होता है, टी की अगर प्राइस बढ़ गई, टी की प्राइस अगर बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कॉफी की जो डिमांड है, कॉफी की जो डिमांड है वो भी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि सीधी बात है टी का प्राइस बढ़ गया तो लोग टी पीना कम करेंगे, टी पीना बंद करेंगे, कम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली डिमांड किसकी बढ़ेगी, कॉफी की। यानी अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के हिसाब से मैं बात करूं तो दोनों गुड्स अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं क्रॉस इलास्टिसिटी में, तो उनका रिलेशन कैसा है, उनका रिलेशन पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसे है, इनका रिलेशन कैसा हुआ, सब्स्टिट्यूट गुड्स का रिलेशन हमेशा कैसा रहता है, आप याद रखिएगा, पॉजिटिव रहता है। क्यों, प्राइस टी की बढ़ी है लेकिन डिमांड किसकी बढ़ी है, कॉफी की बढ़ी है। दोनों देखो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं, है ना। जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं यानी वो रिलेशन कैसा हुआ, पॉजिटिव, ठीक है। वैसे ही हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे पूछा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स, है ना। हमसे क्या पूछा था, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स, तो वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स यानी कि जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल, कार एंड पेट्रोल, ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। अगर मैं कार खरीदूंगी तो मेरे को पेट्रोल लगेगा ही, है ना। अगर मेरे पास कार ही नहीं है तो मैं पेट्रोल ही क्यों खरीदूंगी, है ना। तो ये कार एंड पेट्रोल दोनों भी क्या है, ये दोनों भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जाम्पल है। ये दोनों भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब सोच के देखिए, ये दोनों भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है आपको। अब सोच के देखिए, कार का प्राइस बढ़ गया, कार का प्राइस बढ़ गया मार्केट में, ऑटोमेटिकली कार का क्या हो गया, प्राइस बढ़ गया, कार का क्या हो गया, प्राइस बढ़ गया। तो सोच के देखिए मार्केट में क्या होगा, पेट्रोल की डिमांड बढ़ेगी कि घटेगी, आप ही बताइए। कार का जो प्राइस है वो बढ़ गया है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली लोग पेट्रोल की जो डिमांड है वो कम कर देंगे, है ना। कार ही खरीदना महंगा हो गया तो लोग पेट्रोल ही क्यों खरीदेंगे, जब लोग कार ही नहीं खरीदेंगे तो पेट्रोल कहाँ से खरीदेंगे, है ना। तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, यानी प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, पेट्रोल की डिमांड जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। यानी इनका रिलेशन कैसा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का रिलेशन हमेशा कैसा रहता है, नेगेटिव, हमेशा कैसे रहता है, नेगेटिव, ठीक है।
तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पूछा था। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का रिलेशन कैसा रहता है, नेगेटिव। अगर कार का प्राइस बढ़ जाता है तो पेट्रोल की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, है ना। एक तरफ देखो एरो ऊपर की तरफ है और डिमांड का एरो नीचे की तरफ जा रहा है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो नेगेटिव। सेम डायरेक्शन में जाएगा तो जो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में होता है तो पॉजिटिव, ठीक है। अब पेपर में देखिए क्या हुआ है, अब इस बार इस शिफ्ट में क्या हुआ है, पेपर में आपसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए पूछा जाएगा, है ना, तो आंसर हमारा सी हो गया। या इस क्वेश्चन को पूरा मैं सेम टू सेम रखूं और कॉम्प्लीमेंट्री की जगह पे आपसे क्या पूछ लूं, सब्स्टिट्यूट गुड्स पूछ लूं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फिर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पॉजिटिव, ठीक है। तो जरूरी नहीं है सेम का सेम पीवाईक्यू रिपीट हो जाए, वो भी होता है, लेकिन कई बार क्या होता है सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इक्का दुक्का इधर उधर वर्ड्स बदल देते हैं एंड आपसे क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आई होप आपको क्लियर है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स क्या रहते हैं, ये सब आई होप आपको क्लियर है। और अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो बिजनेस इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, मैंने 30 लेक्चर्स कराए हैं इकोनॉमिक्स के, आप वहां से जाके इनको कवर कर सकते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पूरा टॉपिक, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, सब कुछ मैंने कराया हुआ है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है अच्छे से। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या सब्स्टिट्यूट गुड्स दोनों का मैंने लॉजिक समझा दिया है, पॉजिटिव कैसे है, नेगेटिव कैसे है ना। तो अब आपके लिए याद रखना इजी हो जाएगा, एग्जाम्पल के थ्रू याद रखिएगा, आराम से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 237th क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, आपको पता होगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसने दिए थे, बताइए। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसने दिए थे, हेनरी फ्योल ने, है ना। हेनरी फ्योल ने क्या दिए थे आपको, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे। कितने दिए थे, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना। वो कौन कौन से थे, उसके लिए मैंने एक निमोनिक बनाया हुआ था, ड्यू फोकस ऑन सीड्स, ऐसे करके मैंने एक निमोनिक बनाया था ताकि मेरे को याद रह सके, है ना। ऐसे कुछ निमोनिक मैंने बनाया हुआ था, तो फिलहाल हम उस पे नहीं जाते हैं। हेनरी फ्योल ने क्या बनाए थे, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाए थे, जैसे कि आपका हो गया डिवीजन ऑफ लेबर, आपका फिर हो गया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे करके टोटल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, जो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। अब बोलता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, टू इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी। हाँ भाई, मैनेजर की एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए, काम डिवाइड होगा, सब मैनेजमेंट को सही से करेंगे तो सीधी बात है मैनेजर की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। सोशल ऑब्जेक्टिव्स अटेन करना, ठीक है। मैनेजर्स को ट्रेन करना, ठीक है। टू इम्प्रूव रिसर्च, वो भी ठीक है। टू कोऑर्डिनेट मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, वो भी ठीक है। आपको रिसोर्सेज को भी तो अच्छे से देखना होता है ना, तो ऐसे करके आपको हर एक चीज को देखना होता है ना। सो ऑटोमेटिकली इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सारे के सारे चीजें अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका एक होमवर्क रहेगा, क्या, तो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, कौन कौन से हैं, स्केलर चेन, आपके अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिवीजन ऑफ लेबर, ऐसे जितने भी 14 के 14 प्रिंसिपल्स हैं, ऑर्डर, वो सब आप अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप एक बार देखिए 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 238th क्वेश्चन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंक्टिव पर्पसेस। जब आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हो और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप किसके लिए यूज करते हो, मेजरमेंट के लिए, ऑब्वियसली। तो ए तो होगा ही होगा, ए होगा ही होगा, तो बी वाला ऑप्शन बढ़ गया, ठीक है। कंट्रोल, आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते ही क्यों, क्योंकि आपको कंट्रोल करना है, मैनेजमेंट लेवल पे देखना है कि क्या हो रहा है सही, क्या नहीं हो रहा है, यानी बी भी आएगा ही आएगा, तो डी वाला ऑप्शन भी कट गया। रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, नहीं भाई वो तो बुक कीपिंग का काम है, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन तो क्या है आपका, बुक कीपिंग का काम है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम थोड़ी है, ये तो बुक कीपिंग का काम है ना, यानी सी तो हो ही नहीं सकता, सी हो नहीं सकता, तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया, यानी ऑटोमेटिकली इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, ए बी एंड डी। आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन इसलिए ही यूज करते हो क्योंकि आपको मेजर करना है,
कुछ चीज को कंट्रोल करना है, ऑल्टरनेटिव चॉइसेस देखनी है, इन सब के लिए आप क्या करते हो, आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हो। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। सो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बस एक ही इसको कट कर दो, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इतना ही आपको समझ में आ जाता था तो भी आपका आंसर इजीली निकल जाता है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 239th क्वेश्चन, the cash flow approach to assessing debt capacity involves the following steps. Arrange the steps in correct sequence. अब हमें सीक्वेंस दिया, हमें बोला है सीक्वेंस को सही से ऑर्गेनाइज करो एज पर असेसिंग डेट कैपेसिटी। किसी की डेट कैपेसिटी को कैश फ्लो अप्रोच के हिसाब से हमें देखना है कि डेट कैपेसिटी किसकी कितनी है। ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए बी सी डी। कैसे? सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप टॉलरेंस लिमिट सेट करोगे कि कोई डिफॉल्ट अगर करता है तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी, आपने जिन जिन लोगों को डेट देके रखा है, लोन देके रखा है, उन सब लोगों की डिफॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है और हम वो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट को कितना टॉलरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वो देखना है, फिर आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, फिक्स्ड चार्जेस कैलकुलेट करना है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट और प्रिंसिपल रीपेमेंट, उसको कैलकुलेट करना है। और फिर लास्ट में आप क्या करते हो, एस्टिमेट करते हो डेट कैपेसिटी ऑफ द फर्म एज द हाईएस्ट लेवल ऑफ डेट व्हिच इज एक्सेप्टेबल। जो भी आप हाईएस्ट लेवल ऑफ डेट जो भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो, आप चला सकते हो काम, जिससे आपका आपकी कंपनी को वो अगर डेट वापस नहीं भी आया तो आपको काम चल जाएगा, वो आप फाइनली एक नंबर एस्टिमेट कर दो। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। कुछ नहीं है, सारा सीक्वेंस सीधा सीधा दिया हुआ था, कुछ उसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी, सीधे सीधे सारा सीक्वेंस दे दिया था, है ना। कई बार इजी कर देते हैं ये काम अगर सीधे सीधे सीक्वेंस सेट कर देते हैं। नहीं तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए टिप क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट सेट करने की करिए, फर्स्ट ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन सेट करने की करिए, आपका काम बन जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 240th क्वेश्चन। अब असर्शन और रीजन दिया है, असर्शन और रीजन को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले तो देखना है स्टेटमेंट्स ट्रू है कि फॉल्स है, पहले तो वो चेक करना। अ मीन डेविएशन इज अबाउट 80% ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये स्टेटमेंट और ट्रू है। कैसे ट्रू है इसका, आप मैराथन है स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, आप वहां से जाके देखिए। ये सब एक्चुअली ना, ये क्वेश्चन भी आपका कहाँ से पूछा गया है, जो लर्निंग वाला पोर्शन है ना स्टैटिस्टिक्स का, वहां से पूछा गया है पूरा। तो मैंने मैराथन ऑन स्टैटिस्टिक्स में ये टॉपिक कराया है, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको लर्न करने की चीज है, इसमें कुछ ज्यादा लॉजिक आप फिलहाल यूज मत करिए क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है पेपर से पहले कि हम पूरा स्टैटिस्टिक्स डिटेल में करेंगे। तो जो चीजें एटलीस्ट स्टैटिस्टिक्स में लर्न करने वाली हो, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में हमसे लर्न करने वाली चीजें ही पूछ रहे हैं पेपर टू कॉमर्स में, तो आप जानबूझ के क्या करिए, एटलीस्ट जितना पोर्शन आप लर्न करके जा सकते हैं स्टैटिस्टिक्स का, प्रॉपर्टीज ये वो एटलीस्ट लर्न कर लीजिए, क्योंकि अगेन ये भी एक प्रॉपर्टी तो थी। द क्वार्टाइल डेविएशन इज अबाउट 2/3 ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का 2/3 पार्ट क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली तो ट्रू है, यानी या तो आंसर ए होगा या तो बी होगा। लेकिन इधर बात हो रहा है मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इधर बात हो रही है क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी दोनों आपस में रिलेटेड है क्या, दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, सो थैंक यू। ठीक है, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा सो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।